हम लोग आ गए हैं चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में आकर राजस्थान में घूमने के लिए हम लोग सभी आए हैं। और चित्तौड़गढ़ में क्या क्या है, जो पुरानी कथाएं आप सभी को तो मालूम ही है, उसके बारे में बताते हुए भी दिखाएंगे। ये चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन बाहर का सीन है, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो ये अपना तिरंगा है, ये है चित्तौड़गढ़। अभी हम लोग जो सुबह जो बाहर निकले हैं तो मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि नाश्ता कहाँ करेंगे। तो नाश्ता करने के बाद में फिर हम अपना जो टूर है उसको फिर रेडी करेंगे और टूर के लिए निकलेंगे। सुबह नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, और ये जलेबी के साथ अंदर ले रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने कर लिया है नाश्ता, सुबह चाय, जलेबी और भी बहुत सारा आइटम था जो आपने देखा। चाय जलेबी। अब ऑटो वाले भैया जो है अब हमें लेके चलेंगे जहाँ पे हमें जाना है घूमने के लिए, वहाँ पे। आ गए हैं चित्तौड़गढ़ में, और आते समय आप सभी ने साइट सीन देखा होगा। तो साइट सीन देखने के बाद में अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं और देखेंगे कि उस समय हम लोगों ने मूवी में तो बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ देखने के लिए आए हैं और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सीन है। और मेरे साथ आप लोग भी सभी लोग जरूर देखिएगा, और हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने फ्रेंड हैं, हम लोग सभी लोग एक साथ आए हुए हैं और इतना अच्छा दिख रहा है। और उस समय जो युद्ध हुआ होगा और किस तरीके से फिल्म में जो दर्शाया गया था उसको भी हम लोग फील कर पा रहे हैं, और देख के बहुत ही इसको मैंने जो घटना स्थल था यहाँ पे, जो घटना हुई थी वहाँ उस समय, और क्या क्या राजा महाराजाओं के समय में, राजपूताना के समय में क्या क्या हुआ था, वो हम अपनी आंखों से देखेंगे हम लोग। तो ये स्टार्टिंग में जो हम लोग ऊपर चढ़े हैं ये लिखा हुआ है। उसके बाद के होते हुए महाराणा कुंभ महल थाने तक पहुंचा जा सकता है। महल के मुख्य परिसर के भीतर सूरज की देखरा बनाना महल कामर पड़े। अभी हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं ये दरवाज़ा है, जो सभी लोग अंदर जा रहे हैं। ये बाहर का व्यू है। ये हम लोग एंट्री करते हुए
700 एकड़ के अंदर ये फोर्ट बसा हुआ। यदि इस फोर्ट का ब्रॉड देखेंगे तो करीब 2.5 किलोमीटर का इसका ब्रॉड है इसमें। यदि हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप विजिट करेंगे या गूगल सर्च करेंगे तो एक वेल पीस शेप में इसका मैप उभरता, मच्छी के आकार का इसका मैप उभरता। यूं समझे कि पीस के टेल पार्ट में कुछ फॉरेस्ट एरिया है, माउथ पार्ट पे कुछ रेजिडेंस एरिया और बीच का मिडिल पार्ट है ना, वो देखने के मॉन्यूमेंट से। जिस तरह मच्छी के 2 पंख होते उसी तरह इस फोर्ट के मेन 2 अवे, एक जो ईस्ट की तरफ अवे है, तब वो अवे लगभग 1000 ईयर तक मैंने अवे वही रहा। और जब से फोर्ट बना सूर्य की तरफ मैंने इंटरेस्ट गेट था, पर रानी पद्मिनी की घटनाओं को देखते हुए एक ही अवे का फायदा खिलजी ने उठाया। और जब रूरल पिट में राणा कुंभा आए तो राणा कुंभा से एक अलग से अवे बनाए, जिस अवे से आप क्रॉस होकर इस फोर्ट के ऊपर आए। तो 5th से 8th सेंचुरी के मध्य तक चित्रांगत मौर्य वंशों ने राज किया। और 8th सेंचुरी में आए बापा रावल जो 734 के अंदर, तो चित्रांगद मौर्य द्वारा इस फोर्ट का निर्माण कराया गया। तो ओल्ड टाइम में चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका नाम चित्रकूट रखा था, समय के अनुसार इसका बोलते बोलते चित्तौड़गढ़ हो गया। 5th से 8th के मध्य तक चित्रांगद मौर्य वंश ने राज किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे, अशोका के वंशज यानी कि गुर्जर थे। मगर 8th सेंचुरी में सैन डायनेस्टी के पहले किंग और राजपूतों में पहले किंग और शिशुदेव वंश में पहले किंग बापा रावल के रूप में एंट्री हुई। वो नाग इधर गुजरात से बिलो के हमलों में उनके फादर का डेथ हुआ, तो उनकी माँ उनको बचाते हुए सुरक्षा के हिसाब से नागदा लेके आ जाते। और नागदा में कमला देवी ब्राह्मणी के आश्रय लेके साधारण आदमी की तरह बापा रावल को एक गाय चराने का काम सौंपते, क्योंकि उस वक्त में बापा रावल को जान को जोखिम था। तो एक साधारण आदमी की तरह गाय चराने का काम सौंपते। गायों में से एक गाय ऐसा था कि रोज उसका मिल्क कहीं फिनिश हो जाता है। जब गाय ओनर ने इस बात की कंप्लेन बापा रावल को की तो पूरे दिन उस काऊ का विजिट किया बापा रावल ने, और दूर फॉरेस्ट में जाकर जैसे गाय खड़ा हुआ ऑटोमेटिक सेल्स द्वारा मिल्क की गिरने लगी। तो बापा रावल बड़े आश्चर्यचकित हुए। पर उस जगह पर जहां दूध गिरा बापा रावल ने पता लगाने के लिए घास फूस हटाया तो वहां एक शिवलिंग मिला, और उसी शिवलिंग को अपना आराध्य देव मानते हुए बापा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनाया है, जो आपके सामने अभी मौजूद है। तो वहां जो एक ऋषि तपस्या करते थे, उन्हीं के वरदान से चित्रांगत मौर्य के लास्ट वंशज मान मौर्य की सेना में यहाँ के सेनापति बने और सैनिक कुशलता की खातिर यहाँ के राजा बन के, जो सैन डायनेस्टी के रूप में पहले राजा की एंट्री बापा रावल के रूप में इस पोर्ट पे 734 के अंदर हुई। तो 8th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के मध्य तक ज्यादातर बापा रावल वंशों ने राज किया। इस पीरियड में लगभग यहाँ 54 किंग्स हुए। 27 बार इस पोर्ट पर डायरेक्टली अटैक हुए, जिसमें 24 टाइम यहाँ के राजाओं ने विक्ट्री हासिल की। मगर 3 टाइम ऐसा हो गया कि 1303 के अंदर रानी पद्मिनी की सुंदरता के खातिर खिलजी इस फोर्ट पर आता, एक बार युद्ध हार जाता, मगर सेकंड बार धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बनाकर युद्ध जीते। तब रानी पद्मिनी के साथ पहला जोर हुआ 16,000 लड़ के साथ। और 1535 के अंदर जो राणा संगा की डेथ का फायदा उठाकर जब गुजरात बहादुर से हमला बोलता, तब रानी कर्णावती हुमायूं को हेल्प लेटर भेजती, हुमायूं को आने में देरी होता, तब रानी कर्णावती ने अपने लड़के उदय सिंह, जो राणा प्रताप के पिता थे, मतलब दादाजी थे, और उदय सिंह ने मतलब को पन्नादाई के हैंडओवर करके जोहर किया। तब रानी कर्णावती ने 13,000 लेडी के साथ जिंदा को जोहर किया, तो इस फोर्ट का सेकंड जोहर कहलाया। 1567 के अंदर जब अकबर हमला बोलता है, तब यहाँ के मेन कमांडो चीफ फतेह की वाइफ फुल कवर के साथ 7,000 लेडीज के साथ जोर हुआ। कहने का मतलब 200-250 साल के गैप में करीब 36,000 वीरांगनाओं ने यहाँ जोहर की आहुति दी थी। जोहर मीन्स जब यहाँ की औरतों को लगा कि हमारी हार हो चुकी है, हमारी मान मर्यादा इज्जत को ठेस पहुंचाया जाएगा, तो दुश्मन के आने से पहले अपने आप को मरना और जलना पसंद करती थी, उसे जोहर कहा जाता है। सती अपने हस्बैंड के डेड बॉडी के साथ जलना होता था, मगर औरत को ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता था, औरत अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से अपने पति के साथ जल जाया करती थी। मगर लोगों ने इसके एक परंपरा बनाकर सती प्रथा को अनिवार्य रूप कर दिया। तो राजा राम मोहन राय ने विरोध किया और सती प्रथा को बंद किया। शायद आपने स्कूलों में बुकों में कहीं पढ़ा होगा। 16th सेंचुरी आते आते पूरा फोर्ट बुरी तरह डैमेज हो जाता है। तो यहाँ के लास्ट राणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी द्वारा यहाँ से कैपिटल चेंज हो जाता है और उदयपुर उदय सिंह जी द्वारा बसाया जाता है, जो आपके सामने अभी भी मौजूद है। जिस पैलेस में अपन खड़े हैं, ये मेन रॉयल पैलेस था उस जमाने का, और इस पैलेस को कुंभा पैलेस को बोलते हैं। जबकि इस पैलेस का फर्स्ट बिल्ड बापा रावल द्वारा किया गया 8th सेंचुरी के अंदर। मगर 15th सेंचुरी में रूलेट पिट में आया राणा कुंभा, तब 1303 के गैप में अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी ने मिलने से इस फोर्ट को पूरा डैमेज किया। उसमें इस पहल का कुछ भाग टूट गया, तो राणा कुंभा ने इसका रिनोवेशन किया, न्यू रूम्स बनाए, काफी फैला बनाए और काफी लॉन्ग पीरियड तक राणा कुंभा रूलर पिट में है। तो राणा कुंभा के साथ अटैच हो जाता है राणा कुंभा पैलेस। कहते हैं कि राणा कुंभा का हाइट 7.5 फीट था और राणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर जो 84 फोर्ट बने हुए, जिसमें 32 फोर्टों का निर्माण किसी को जीर्णोद्धार करके, किसी को रिपेयर करके, किसी को पूरी तरह बनाकर राणा कुंभा के खाते में जाते हैं।
जो कुंभलगढ़ आपके सामने उदाहरण है। राणा कुंभा काफी लॉन्ग पीरियड तक राज करते रहे, 35 ईयर तक। तो उनका सबसे बड़ा लड़का उदयकरण बुद्धा के दिमाग में आया कि मेरा बाप नहीं मर रहा, मैं कब राजा बनूंगा। तो कहते हैं कि जब शिव जी की पूजा कर रहे थे तब कुंभलगढ़ में पीछे से वार करके अपने ही बड़े लड़के उदयकरण बुद्धा ने राणा कुंभा को मार दिया। और इसकी जानकारी उनके छोटे भाई रायमल को पता लगी, तो रायमल ने अपने बड़े भाई को मार दिया पिता का बदला लेने के लिए। और रायमल के लड़के होते राणा सांगा, और राणा सांगा के 7 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज जो मीरा का पति कहलाया, और सबसे छोटा उदय सिंह था जिसको पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन कुमार का बचाया। इस पैलेस में जिस एंट्री से आप इंटर होकर आए, ये इस पैलेस का मेन एंट्री गेट नहीं था, क्योंकि आप सोच सकते इतना बड़ा रॉयल पैलेस है, छोटा एंट्री नहीं हो सकता। ये ओनली साइड गेट था, हाउस का आने का रास्ता था। इसमें सूर्यदेव के रथ के अंदर जो काफी इंपोर्टेंट हाउस होते थे, जो सूर्यदेव के रथ के अंदर ये लगाए जाते थे, 7 हाउस, और 7 घोड़ों का आने का एंट्री गेट ये था। और 7 घोड़ों बांधने के लिए अस्तबल के रूप में आप इधर देख सकते हैं, ये 7 घोड़े यहाँ बांधे जाते थे। फोटो लेंगे क्या सर ये देखिए, ये सामने जो गेट नजर आ रहा है, इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। इस महल का मेन एंट्री गेट था, और ये ईस्ट साइड में बना हुआ। जब भी मुगलों के अधीन महल आया, कुछ मुगल आर्ट देने का कोशिश किया गया। गोल गोल पिंड आपके सामने बना रखे, और यहाँ सार्वजनिक फंक्शन होते थे, जैसे यहाँ की लोक कलाएं, लोक संगीत, सैनिक कर्तव्य जो भी दिखाए जाते थे। ऊपर के एरिया में दीवाने खास, मतलब खास गेस्टों का बैठने का स्थान था। नीचे लोकल मैन बैठते थे, और कभी राजकुमार के मूड होना तो बोल खोनियों में बैठ के इसका नजारा देखा करते थे उस टाइम में। तो अब अंदर चल के बैठे, ये जो पूरा आप देख रहे हैं एरिया, ये पूरा प्रार्थना स्थल था उस टाइम में। और सूर्यवंशी राजा बिगड़ सूर्यदेव की पूजा का अंजल ग्रहण नहीं करते थे। सामने जो गोल्ड कलर का सूरज रहता था ना, वहाँ पूजा के लिए सूर्य, रनिंग सीजन के अंदर ओजन सूर्य उदय नहीं होता, तो ये गौड़ सूरज की पूजा होती थी। और पूजा करते वक्त ढोल नगारे वाद वादन जो बजाए जाते थे, ऊपर में नौबत खाना था। ठीक है, आइए एक तारीख देखिए, वहाँ भी तैयार है, किसी भी तरह का हमला हुआ तो नहीं बताने दीजिए। जलाना सर्कल था उस टाइम का, और उधर का मर्दाना सर्कल था, लेडीज कंपार्टमेंट इधर का जहाँ अपन खड़े हैं। और यहाँ से 1 से 1.25 किलोमीटर दूर एक निःशुल्क तरीके से एक टैंक भरा हुआ, जिसको गोमती टैंक बोलते हैं। रानी लोग आगे आम रास्ते से नहीं जाती थी, और अंडरग्राउंड सुरंग का ज्यादा उपयोग करती थी, क्योंकि पर्दा पड़ता पहले थी, तो अंडरग्राउंड सुरंग से जाकर और वहाँ नाकेश शिव पूजा करके अंडरग्राउंड सुरंग से वापस रिटर्न हुआ करती थी। इन आउट दोनों गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखे हैं अभी इस टाइम में, है ना। ये चलो इधर चलते हैं। अरे कहाँ बोले, ये मंदिर का वहाँ जाने से 1.5 किलोमीटर। ये देखिए, इसके नीचे बड़े बड़े हॉल है जो गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखे। इनके बेडरूम हुआ करते थे, सोने बैठने की जगह थी। और ये जो 3 फ्लोर का जो महल आप देख रहे हैं, इसमें राजकुमारी, रानी और सर्वेंट रहा करते थे उस टाइम। टूट गया है ना। हाँ, और उस टाइम के वॉशरूम थे, इधर बाथरूम था, इधर चेंजिंग। का सब सभी रूम के बाद पूरा बड़ा महल है। सब टूट गया ये पूरा महल का पार्ट, वो विक्ट्री टावर के नजदीक तक का पूरा एरिया पार्ट है। इसमें क्या उनके घोड़े, हाथी वगैरह सारी चीजें लाभ रस्ते के साथ देता था, तो महल का बहुत बड़ा भाग होता था। ठीक। ये विजय स्तंभ है, मेन तो विजय स्तंभ है। ये विजय स्तंभ है। देखिए, ये जितने भी आप डैमेज रूम देख रहे हैं, यहाँ के मेन जो हेड, जो यहाँ के आर्मी चीफ या कुछ यहाँ के जो हाई नौकरी करने वाले जो हाई ग्रेड के होते हैं, उनके रूम्स हुआ करते थे उस टाइम में, अधिकारी जो है, अधिकारी वगैरह। तो ये जो आप देख रहे हैं बोलखनी आउटसाइड में, ये पन्ना पैलेस है। पन्ना कौन थी? हाँ, पन्ना दाई तो थी। पन्ना सूरजमल गुर्जर की वाइफ थी, जो राणा सांगा के एक सेनापति थे। जब राणा सांगा के 7वां पुत्र उदय सिंह पैदा हुए, तो नेचुरल तरीके से उनको माँ का दूध नहीं हुआ। सेम पेट में सेनापति की वाइफ का एक बच्चा होता है, तो सेनापति को आदेश दिया गया और माँ का दूध पिलाने के हिसाब से पन्नादाई को यहाँ लाया गया, और पन्नादाई ने दोनों बच्चों को दूध पिलाया। और जब रानी कर्णावती ने जोर किया, तो अपने बेटे का भरोसा उदय सिंह पे ज्यादा समझे, मतलब पन्नादाई पे ज्यादा समझा उदय सिंह का, और पन्नादाई के सुपुर्द करके गया। तो पन्नादाई ने अपना विश्वास किया और अपने बेटे को मरवाया। ये 3 फ्लोर का जो महल है आप देख रहे हैं, ये मीरा कुछ समय यहाँ रही, बाकी का समय मीरा मंदिर के अंदर बिताया। मीरा कुछ समय रही, बाकी का समय आई ना भाई मीरा। हाँ, मीरा का ससुराल था ये चित्तौड़ में। मीरा मंदिर आगे तो मीरा का हिस्ट्री बताएंगे। कौन मीरा?
बहुत रात ये मीरा कुछ समय यहाँ रहे, कुछ मंथ यहाँ रहे, बाकी का समय मीरा मंदिर के अंदर सुनिए डिस्कस बात होती कुछ समय मीरा यहाँ रहे, बाकी का समय मीरा टेम्पल के अंदर। यहाँ सुनिए देखिए, यहाँ भक्ति में मीरा हुई जो साक्षात कृष्ण जी से बातें करती थी और पॉइजन को अमृत में चेंज कर दिया। और त्याग में पन्नादाई हुई जिन्होंने एक वचन के खातिर अपने खुद के बेटे को मरवा दिया, पर राणा प्रताप के पिता उदय सिंह को मराया, जो एक बच्चा लिया। ये अपने आप को सबसे बड़ा त्याग देख सकते हैं। और पतिव्रता में पद्मिनी हुई, जो रानी पद्मिनी को ये लोभ दिया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कि हम आपको पटरानी रानी बना के रखेंगे, पर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया उन्होंने। और देखे सबसे ऊंचे दर्जे की बना के रखे, इस प्रस्ताव को ठुकराया। वो साथी जो सांसों को रह सकते हुए अपना प्रतिव्रता धर्म निभाया, अपने आप को मरना जलना पसंद किया, नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाना पसंद किया। और दानवीर में बामाशाह हुए, जो राणा प्रताप को हल्दी घाट के एंड में उनके जो सबसे विश्वासपात और पावरफुल जो सेनापति था बेलोन खां, जो पौने 8 फीट का था और राणा प्रताप का 7.5 फीट का हाइट था। मगर उस वक्त में राणा प्रताप का सिर लाने के लिए अकबर ने चैलेंज किया, उनको सिर लाएगा तभी यहाँ ब्रिटेन आएगा। तो उस वक्त में राणा प्रताप से लड़ाई हुआ, तो राणा प्रताप ने अपनी भारी भरकम तलवार से इतना खतरनाक तरीके से उस पर लड़ाई किया कि सामने वाले का सिर कटना एक तो मामूली बात है, सामने वाले का अपनी बॉडी के सलंग ऊपर के खड़े 2 पार्ट हो गए और घोड़ा कट गया और जमीन पे नोक कट गई। कितने बहादुर होंगे, कितना पावर होगा राणा प्रताप ने। इतने यहाँ बलिदान हुए कि कवि लोग इस फोर्ट के लिए बोलते हैं कि इस माटी से तिलक करो, ये माटी नहीं चंदन है। कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, और रानी में रानी रानी पद्मिनी, बाकी सब रनैया, और ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलिया, और राजा में रामचंद्र, बाकी सिर्फ जया। जय हिंद, जय राणा प्रताप, जय जय। कितना सुंदर, अच्छा, कितना दादा ने बताया यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ की माटी के बारे में, और कितने वीर सपूत इस हमारे भारत भूमि पे आए हैं, इसके बारे में पूरी जीवनी, पूरी गाथा इन्होंने दादा ने बताई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर के मन के जिगर में और खून खोलने लगा ये कहानी सुन के, गाथा सुन के। तो और सुनते हैं और देखते हैं, आइए। ये जो अंडरग्राउंड में सुरंग नजर आ रहा है, टनल नजर आ रहा है आप लोगों को, ये पहले ओल्ड टाइम में कहीं ओपन नहीं दिखता था इस तरह का मामला। बाहर से एकदम पर्ची लगी हुई थी, अंडरग्राउंड जाने आने का रास्ता बहुत ही क्लोजिंग मेंबर को पता था, ताकि कभी दुश्मन हैवी हो जाए तो इस खजाने को लूट के नहीं ले जा सकते। तो अंडरग्राउंड जाने का रास्ता बहुत ही क्लोजिंग मेंबर को पता था, दुश्मन हैवी हो जाए इस मेल से धन नहीं लूट कर। तब के लक्ष्मी माँ का प्रतिमा लगा हुआ, उधर के पार्ट में अन्न का स्टोरेज, धन का स्टोरेज बना हुआ, अभी गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया। चलिए, खजाना है ना? नहीं, घर है बोलिए। यहाँ गाइड फिल्म का शूटिंग हुआ 35 वर्ष पहले, जो देवानंद साहब, वहीदा रहमान साहब आए। 80% का गाना फर्स्ट स्टार्टिंग इसी महल के गैलरी में ऊपर खंडर की दीवारों से हुआ, कांटों से खींच के आंचल, मरने की तमन्ना, जीने की तमन्ना, यहाँ का बताया। फिर आगे पद्मिनी मतलब विक्ट्री टावर बताया, फिर पद्मिनी पैलेस बताया, तो यहाँ फिल्माया गया। और एक लेटेस्ट मूवी अभी जो लेटेस्ट जो हमारे सामने शूट हुआ, प्रेम रतन धन पाई मूवी का शूटिंग। यदि आप में से किसी ने मूवी देखा हो तो एक पुराना गेट का एक सेट दिखा गैलरी के अंदर, तो यहाँ एक गेट लगाया था, पुराना गेट की तरह सेट पूरा लगाया और छोटे विंडो से सामान निकलता और आगे डांसिंग करते हुए सनसेट पर बताते। तो यहाँ का सीन लिया था, हमने खुद ने शूट देखा, 3 दिन का शूटिंग चला। चलिए, आप लोग और तो नहीं हो रहा, मैं सोच नहीं, अरे इसी कहानी के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। इस महल को 10 मिनट फ्री कर सकता हूँ। मैं देखा आप यहाँ आए हुए, हमारे बस पहले से हम सोचते हैं कि यहाँ आपकी अच्छी जानकारी मिले और हमारे फोर्ट के बारे में जाने, हमारा स्वार्थ भी मान लीजिए आप। जरूर। जौहर कहाँ हुआ था? वो अपने बताएगा जौहर कहाँ हुआ था। देखिए, यहाँ पूजा आरती वगैरह जो भी चलती थी ना, उसके लिए एक म्यूजिक सिस्टम था ऊपर की तरफ में, जो ढोल नगारे बांसुरी वगैरह यहाँ बजाई जाती थी, और एक सार्वजनिक जो अलाउंस होता था उसमें नगारा बजा कर किया जाता था। कहते हैं कि यहाँ एक जो बड़ा सा नगारा अकबर को पसंद आ गया, अकबर अपने साथ लूटने लगे। अजमेर दरगाह के अंदर कुएं के अंदर जो कवच हटा हुआ पैसा डालते हैं ना, वो यहाँ का देख बताते हैं। ये हाउस स्टेबल था और 7 हाउस थे, और घोड़े के 2 मटर रखे गए। कितना सुंदर, अच्छा, कितना दादा ने बताया यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ की माटी के बारे में, और कितने वीर सपूत इस हमारे भारत भूमि पे आए हैं, इसके बारे में पूरी जीवनी, पूरी गाथा इन्होंने दादा ने बताई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर के मन के जिगर में और खून खोलने लगा ये कहानी सुन के, गाथा सुन के। तो और सुनते हैं और देखते हैं, आइए।
ये जो अंदर को जो सुरंग नजर आ रहा है, टनल नजर आ रहा है आप लोगों को, ये पहले ओल्ड टाइम में कहीं ओपन नहीं दिखता था इस तरह का मामला। बाहर से एकदम पर्ची लगी हुई थी, अंडरग्राउंड जाने आने का रास्ता बहुत ही क्लोजिंग मेंबर को पता था, ताकि कभी दुश्मन हैवी हो जाए तो इस खजाने को लूट के नहीं ले जा सकते। तो अंडरग्राउंड जाने का रास्ता बहुत ही क्लोजिंग मेंबर को पता था, दुश्मन हैवी हो जाए इस मेल से धन नहीं लूट कर। तब के लक्ष्मी माँ का प्रतिमा लगा हुआ, उधर के पार्ट में अन्न का स्टोरेज, धन का स्टोरेज बना हुआ, अभी गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया। चलिए खजाना है ना? दादा घर है बोलिए। यहाँ गाइड फिल्म का शूटिंग हुआ 35 वर्ष पहले, जो देवानंद साहब, वहीदा रहमान साहब आए, करीब 80% का गाना फर्स्ट स्टार्टिंग इसी महल की गैलरी में ऊपर खंडर की दीवारों से हुआ। कांटों से खींच के आंचल, मरने की तमन्ना, जीने की तमन्ना, यहाँ का बताया, फिर आगे पदमनी मतलब विक्ट्री टावर बताया, फिर पदमनी पैलेस बताया, तो यहाँ फिल्माया गया। और एक लेटेस्ट मूवी अभी जो लेटेस्ट जो हमारे सामने शूट हुआ, प्रेम रतन धन पाई मूवी का शूटिंग। यदि आप में से किसी ने मूवी देखा हो तो एक पुराना गेट का एक सेट दिखा गैलरी के अंदर, तो यहाँ एक गेट लगाया था, पुराना गेट की तरह सेट पूरा लगाया और छोटे विंडो से सामान निकलता और आगे डांसिंग करते हुए सनसेट पर बताते। तो यहाँ का सीन लिया हुआ था, हमने खुद ने शूट देखा है, 3 दिन का शूटिंग चला। चलिए आप लोग बोर तो नहीं हो रहा? मैं सोच नहीं, अरे इसी कहानी के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। इस महल को 10 मिनट फ्री कर सकता हूँ। मैं देखा आप यहाँ आए हुए, हमारे बस पहले से हम सोचते हैं कि यहाँ आपकी अच्छी जानकारी मिले और हमारे फोर्ट के बारे में जाने, हमारा स्वार्थ भी मान लीजिए आप। जरूर जरूर जरूर। जौहर कहाँ हुआ था? वो अपने बताएगा जौहर कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पूजा आरती वगैरह जो भी चलती थी ना, उसके लिए एक म्यूजिक सिस्टम था ऊपर की टाइम में, जो ढोल नगारे बांसुरी वगैरह यहाँ बजाई जाती थी, और एक सार्वजनिक जो अलाउंस होता था उसमें नगारा बजा कर किया जाता था। कहते हैं कि यहाँ एक जो बड़ा सा नगारा अकबर को पसंद आ गया, अकबर में साथ लूटने लगे। अजमेर दरगाह के अंदर कुएं के अंदर जो कवच हटा हुआ पैसा डालते हैं ना, वो यहाँ का देख बताते हैं। ये हाउस स्टेबल था और 7 हाउस थे, घोड़े के 2 मटेरियल रखे। तो गाइस अभी आप लोगों ने जो हम लोग अभी एंट्री की है, तो एंट्री में क्या क्या कहानी रही चित्तौड़गढ़ की उसके बारे में बताया। और बच्चे वो जो गार्ड जो थे, जो गाइड कर रहे थे हम लोगों को, बहुत सुंदर उन्होंने हम सभी को बताया। और ये हमारी विरासत, हमारा गौरव, ये देखिए, ये है मेरी विरासत। ये हम लोग जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं, ये दादा हमारे साथ है जो हम लोग को गाइड कर रहे हैं, और सभी यहाँ के जो कहानी है, जो परंपरागत रही है पूर्व के समय में, उसके बारे में दादा हमें डिटेल्स में हम सभी को बता रहे हैं। तो दादा आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मेरा बर्थ पैलेस ऐसा है, इसी फोर्ट के ऊपर है, और मैं 55 ईयर जो मेरा उम्र हो गया, और मैं इस एरिया में करीब 30-35 साल तक इसी टूरिस्ट एरिया में रहता हूँ। मैंने बहुत से काम किए, मैंने करीब 10 ईयर तक फोटोग्राफी का, कॉमर्शियल फोटोग्राफी का काम किया। मैंने शॉप भी खोली हुई यहाँ, अभी 8-10 साल से गाइड का काम कर रहा हूँ। और मेरे काफ़ी जो सीनियर गाइड थे, तो हमारे सामने जो मैं यहाँ बिजनेस करता, तो मेरे सामने गाइड करते करते उनका जो अभी डेथ हो गया है, मगर उनसे बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखी है जो हमें अब आपको बताने के लिए काम आ रही है। और सभी चाहते हैं कि ऊपर चढ़ा जाता है सीढ़ी। तो दादा जो हम लोग को गाइड कर रहे हैं, उन्होंने सब अपनी कहानी आप सभी को बताई है, और उन्होंने जितना नॉलेज गेन किया यहाँ पे, तो वो अपने नॉलेज को हम सबसे शेयर कर रहे हैं। और बाकी तो हमने फिल्म मूवी में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो हम लोगों को नहीं दिखाई जाती हैं, तो हम लोग आके यहाँ विजिट करके ये देख रहे हैं कि यहाँ पे उस समय फील कर पा रहे हैं। हालांकि क्या हुआ होगा उस समय हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन ये गौरवपूर्ण गाथा है, इस सभी से हम लोग भली भांति परिचित हैं। तो यही देख रहे हैं हम लोग, यहाँ का उस समय का इतिहास हम लोग देख रहे हैं। उसी समय का है ना। और बहुत ये मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर लग रहा है व्यू, ये देखिए। इस सामने जो टावर नजर आ रहा है, इसको विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ, विजय की याद में बना स्तंभ विजय स्तंभ कहलाया। विजय की राणा कुंभा ने, राणा कुंभा जब मालवा सुल्तान महमूद खिलजी अहमद शाह जिन्होंने अहमदाबाद बसाया, मालवा मीन्स मध्य प्रदेश के सुल्तान महमूद खिलजी अहमद शाह जिन्होंने अहमदाबाद बसाया,
दोनों सम्मिलित बादशाहों ने मिलकर एक साथ ग्रुप बनाकर राणा कुंभा से चैलेंज किया कि हम आपसे फाइट करना चाहते हैं। तो राणा कुंभा ने मतलब चैलेंज को स्वीकार करते हुए बहुत बड़ा फाइट हुआ दोनों सेनाओं के खिलाफ। तो राणा कुंभा को बहुत बड़ी विजय हासिल हुई। उस विजय को हमेशा के लिए मेमोरी रखने के हिसाब से ये स्तंभ बनाया गया। तो विजय की याद में बना स्तंभ विजय स्तंभ कहलाया। ये आईपीएस विजय स्तंभ में ये अभी जो मेन्यू भी लगता है जेके सीमेंट के जो सीमेंट का कट्टा उसके अंदर मेन्यू लगता है। और यहाँ कोई विजय की याद में कोई पारितोषिक दिया जाता है तो बहुत सी बात में ज्यादातर ये विक्ट्री टावर को देते हैं जो विजय की याद में बना हुआ है। 122 फीट इसका हाइट है। 122। हाँ, यानी कि 37.5 मीटर इसका हाइट है। और देखिए काम चल रहा, कार्य प्रगति पर 157 इसमें स्टेप्स है। कितने साल पुराना ये? 9 ग्रह के आधार पर 9 मंजिला बनाया हुआ। 1448 टू 58 10 साल इसको बनने में लगे। 15 सेंचुरी को बना हुआ है। हाँ, 8 फ्लोर तक आप जा सकते हैं, मगर कोविड की वजह से डिस्टेंस कम रहता है तो गवर्नमेंट ने इसको क्लोज किया। उसके बाद में रीओपन नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट केमिकल वॉश करा रही है, इसके बाद में रीओपन होगा ऐसा बताते हैं इसमें। ठीक है, ये इन रेलिंग जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो इन रेलिंग के अंदर जो एरिया है ये 40 से 50 फीट गहरा डीप खड्डा था। जब 1956 के अंदर जो गवर्नमेंट का यहाँ खुदे हुआ, गवर्नमेंट अंडर में ये फॉल्ट आया और गवर्नमेंट का एक विभाग बना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके अंडर में आया तो यहाँ खुदे हुआ तो भारी मात्रा में यहाँ लेडीज बोन्स मिले, भारी मात्रा में लेडीज ऑर्नामेंट्स मिले और भारी मात्रा में राख मिला। क्योंकि 16th सेंचुरी में कैपिटल चेंज करने के बाद में जो ये 40 से 50 फीट गहरा गड्ढा था तो 200 साल के गैप में बरसात का पानी बह के आकर इसमें जम गया था तो थोड़ा खड्डा भर गया। फिर गवर्नमेंट ने इसका रिसर्च करने के लिए खुद किया तो लेडीज बोन्स ऑर्नामेंट्स और राख मिला भारी मात्रा में, तो उसी दुआ की जोर हुआ। फिर बाद में लोकल आदमी आई खुदे करने लगे तो गवर्नमेंट इसको लेवलिंग करके वो हवन वेदी बनाई गई जहाँ वो जोर स्थल का बोर्ड लगा हुआ है। हर साल मार्च के महीने में जो एकादशी आता है, दशा माता के एक दिन बाद में एकादशी आता है, उस रोज जोर फंक्शन होता है यहाँ और उसी रोज जोर हुआ था। और आसपास इलाके के 30-35 हजार राजपूत आते हैं और उदयपुर वाले लक्षराज सिंह वगैरह वो भी आते हैं और यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं और कुछ नेता भी आते हैं। पूरे दिन का मीटिंग चलता है, हाथी घोड़े के साथ इसका एक जुलूस निकलता है, जो शोभा यात्रा निकलती है। हाथी पुराने अंदाज में राजपूत पोशाकों में पगड़ी वगैरह बना के अलग अलग पगड़ियाँ लगी, तलवार हाथी घोड़े के साथ यहाँ आता। जो सीट मार्केट से यहाँ शोभा यात्रा निकलती है। यहाँ स्पीक का कार्यक्रम होता है जिसमें कुछ मंत्री वगैरह थे। अभी उप मुख्यमंत्री राजस्थान की आई हुई थी यहाँ मार्च के महीने में चला। ठीक है, उसके बाद में ये सामने जो मंदिर दिख रहा है उस मंदिर पर अपन चलेंगे। समादेश्वर मंदिर, शमशाना शिव कह सकते हैं। राणा टेम्पा पूरा एरिया शमशान घाट था। इस मंदिर को 11वीं सेंचुरी में राजा भोज द्वारा बनाया गया और 1130 में गुजरात के राजा कुमारपाल द्वारा इसका रिनोवेशन किया गया और अंतिम इसका रूलर पीरियड में रिनोवेशन हुआ 1428 में महाराणा मोक्कल जो राणा कुंभा के पिता द्वारा किया गया। और ये मंदिर राणा लोगों का इतना इम्पोर्टेंट मंदिर था कि 1 गॉड इसमें 3 प्लेस थे और शिव जी के 3 रूप थे इसमें। जब भी रानियों ने जोर किया या पूजा अर्चना करके किया और जब भी राणा लोग युद्ध में जाते थे अपनी शस्त्र की पूजा होती थी। 1 गॉड 3 प्लेस इसमें षष्ठी के पालन करता, रचयिता, विनाश करता, तीनों रूप देखने को मिलेंगे। और राणा टेम्पल यहाँ करीब 113 मंदिर थे। आप सोचिए 40-50 मंदिर तो इतने इंपॉर्टेंट मंदिर थे उस टाइम में कि राज परिवार के आदेश के अनुसार उनका सुबह शाम का आरती चलता था। सर्दी के मौसम का अलग, गर्मी का मौसम, तो एक इक्वल टाइम में 40-50 मंदिरों का एक साथ घट घंटा बज रही है और एक साथ जो आरती हो रही है और एक साथ संग वादन हो रहा है। तो आप देखो कि इस फोर्ट का कैसा माहौल होता होगा। पर बहुत से युद्धों के अंदर दुश्मन ने तोड़ दिया, जो आपके सामने डैमेज स्थिति मंदिरों की मिलेगी। आइए चलिए। अभी राजा को ये मेरे पीछे जो सीन है ये देख सकते हैं, जहाँ पे उस समय जो रानी थी उनकी प्रजाति, उन्होंने यहाँ पे जौहर किया था। और क्योंकि ये घास से भर दिया गया है, उस समय जो पानी भर गया था उस समय जो उन गाइड ने बताया, तो उस समय जब खुदाई करने के बाद पता पड़ा, यहाँ पे जब महिलाओं के अवशेष मिले उससे पता पड़ा कई 100 महिलाएं थी, उससे पता पड़ा कि यहाँ पे जौहर किया गया था। तो यही जौहर का स्थल है जो हम लोगों ने फिल्म में देखा है। ये हम लोग और अंदर की तरफ जा रहे हैं। साथियों, यहाँ घूमने के बाद इतना अच्छा लग रहा है ना, और हमारे गोरखपुर जो इतिहास है उसको जब हम लोग जानते हैं तो अपने आप में ही गर्व हम लोगों को फील कराता है कि हम लोग जिस माटी पर हमारा जन्म हुआ है उस माटी में कितने कितने वीर आए। ये मंदिर है सामने में जहाँ पे आरती हुआ करती थी, उस समय पूजा अर्चना करते थे।
ये जौहर का स्थल है जहाँ जौहर हुआ था। तो अपनी शस्त्रों की पूजा यहाँ करते थे। जब भी राणा लोग जो जोर होता था तो औरतें पूजा अर्चना करके जोर करती थी। 9 फीट का स्टेचू है। ये भगवान का मूर्ति है जहाँ पर उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ पे उस समय पूजा अर्चना करते थे। राजा भोज ने बनाया। हाँ, भैया क्या है बताओ आप। यहाँ फोटो लेना ले लीजिए। क्या हुआ था यहाँ पे? देखिए ये लेक आप देख रहे हैं। यदि आप कोई गूगल सर्च करेंगे या आप नेट पे जो आप जाएंगे तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है जो अभी मौजूद है, जो आपने देखा ही होगा। इस फोर्ट के बारे में जानकारी के लिए हिसाब से इस तरह ये काफ़ी पुराना टैंक है और तीर्थों के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण टैंक है ये। और कहते हैं कि यहाँ के लोकल आदमी इनको एक गुप्त तरीके से मतलब गंगा का पानी आ रहा है, मतलब जो अंडरग्राउंड पानी के अंदर डूब चुका है, वो नेचुरली कहते हैं कि जब 1956 के अंदर जो मतलब छन्नू के अंदर जो अकाल पड़ा था, जो समत छन्नू के अंदर, उस वक्त भी ये झरना गिर रहा था, तब भी और नेचुरल तरीके से पानी आ रहा था। और यहाँ के आदमी गंगा जी जाने के बाद में एक बार यहाँ स्नान करके ही अपने और वहाँ जाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा ये सर पूर्णिमा कोई हो तो यहाँ स्नान करते हैं और ये काफ़ी चीज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, कहाँ जा रहे हो आप? बड़ा दूसरी जगह जाना ही है। अच्छा, ये पोखर का क्या कहते हैं? हम लोग घूम रहे थे यहाँ पे और अचानक यहाँ पे हमारे जगह बारिश पड़ने लगी और हम लोग बारिश में सभी लोग छुप गए हैं किले के अंदर। गैस हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और ये एक स्थान है, इधर से होते हुए हम लोग आउट हो रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से आउट हो रहे हैं। ये मीराबाई का मंदिर है, काशी का मंदिर है और अभी हम लोग अंदर जाएंगे और इतने पर्यटक स्थल हैं यहाँ पे, सभी लोग दूर दूर से जगह से घूमने के लिए आ रहे हैं। कौन बनाया? ये रहा मंदिर।
सभी कर लो अपने महिसागर वाले। गाइस ये है मंदिर। आ चुके हैं आप सभी। देखिए ये मीरा मंदिर है, और जब जब भी कथावाचकों ने भक्ति का उदाहरण दिया तो मीरा का उदाहरण दिया ही दिया है। मीरा मेड़ता की रहने वाली थी। यहाँ से पुष्कर के पास में मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी में एक कुड़की नाम का गांव है जहाँ मीरा रहा करती थी और राज परिवार की थी। उनके ग्रैंडफादर ने जोधा राव ने जोधपुर बसाया, जो आपके सामने अभी भी मौजूद है। इसमें मीरा मेड़ता की रहने वाली थी। कहते हैं कि मीरा के फादर डैडी बचपन में डेथ हो चुके थे, और उनके ग्रैंडमदर के साथ मीरा बड़ी हुई। और ग्रैंडमदर शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कहते कि एक बार साधुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया तो एक साधु जी ने कृष्ण जी की मूर्ति के साथ पूजा करके फिर भोजन पाया। तो मीरा ने 3 वर्ष की उम्र में जिद मारा कि ये मूर्ति मेरे को चाहिए। काफी समझाने पर मीरा नहीं मानी, तो मीरा को मूर्ति दे दी गई। और मीरा मूर्ति पाकर इतनी खुश हुई कि महल के कक्ष में रखकर रोज पूजा अर्चना करना, भजन गाना बचपन से ऐसा होता रहा। एक दिन महल की बालकनी से अपनी ग्रैंडमदर का साड़ी का पल्लू पकड़े हुए बचपन में मीराबाई कोई शादी का फंक्शन देख रही थी। तो मीराबाई दादी माँ से ये क्वेश्चन कर पूछे कि दादी माँ ये क्या हो रहा। तो दादी माँ ने जवाब दिया कि दूल्हे की बारात निकल रही। तो सेकंड क्वेश्चन मीरा ने उसी वक्त कह दिया कि मेरा दूल्हा कौन होगा। छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनी तो दादी माँ बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको दुलारते हुए, मैं तेरा दूल्हा लेके आती हूँ। तो अंदर से कृष्ण जी की मूर्ति उठाया और उसका हाथ पकड़ा दिया। रात दिन तो उसकी पूजा करती है, तेरा दूल्हा। एक मजाक रूप में बच्चे को सांत्वना के हिसाब से इस बात को कह दिया, मगर इस बात का मीरा के कोमल हृदय में ऐसा प्रभाव जा गया कि कृष्ण जी को सब कुछ मान बैठी। समय गुजरा, मीरा बड़ी हुई तो राणा सांगा के सबसे बड़े लड़के भोजराज के साथ विवाह का संदेश पहुंचा। तो मीरा ने इसका गौर विरोध किया। मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीरा ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरू जो बार बार मर जावे, ऐसे वर को वरू जो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। कृष्ण जी कभी मरने वाले नहीं। बार बार समझाने पर मीरा शादी के लिए एग्री नहीं हुई, पर जैसे दादाजी का फोर्स पड़ा, बड़े बुजुर्गों ने समझाया तो बड़ों का आदर सत्कार रखती थी मीरा ने। तो नहीं चाहते हुए भी बेमेल से उनका आदर रखने के लिए हाँ कह दिया कि मैं चलो आपकी बात मानती हूँ, मैं शादी करूंगी, पर मेरा भी एक बात मानना पड़ेगा। जब मैं शादी करूंगी 7 फेरे लूंगी, तब कृष्ण लला की मूर्ति को अपने साथ लेके ही 7 फेरे लूंगी। जब मीरा की शादी हो रही तो मीरा की अंतर नजरों से वो कृष्ण जी से विवाह कर रही है, और देखने वाले की नजरों में भोजराज से विवाह हो रहा है। जब शादी करके बारात लेकर भोजराज चित्तौड़ की ओर बढ़ रहे थे, पहले बाई घोड़ा बाई डोली से ऐसे आते थे, तो बीच में एक जगह चलते चलते रेस्ट हुआ कि चलो यहाँ रेस्ट हो जाए, और सैनिकों को आदेश दिया गया भोजराज द्वारा कि चलो पानी का अरेंजमेंट कीजिए, जल का अरेंजमेंट कीजिए, और यहाँ कुछ नाश्ता वगैरह हो जाए, पानी का अरेंजमेंट हो जाए। पर आजू बाजू कहीं दूर दूर तक जल या पानी का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, और निराश होकर आए। तो भोजराज के दिमाग में क्या चीज आई कि मीरा की डोली के पास आके मीरा से बोले कि मीरा, हमने सुना आपने कृष्ण जी की भक्ति के खातिर शादी करने से इनकार कर दिया। आप भक्ति कितनी आत्मिकता से, कितनी प्रेम से, कितनी श्रद्धा से, कितनी लगन से, कितनी विश्वास से करते हो, आज हम देखना चाहते हैं। हमें पानी की आवश्यकता, और अभी प्रेजेंट में पानी का कोई मौसम भी नहीं है, रनिंग सीजन भी नहीं है, और अभी इस वक्त आपके कृष्ण जी के सच्चे दिल से प्रार्थना करती हो तो अभी इस वक्त पानी गिरा के बता देंगे आपके कृष्ण जी। तो मेरी जीवान है, मेरा वादा है कि मैं हमेशा के लिए आपको कृष्ण जी का हवाले कर दूंगा। ऐसा भोजराज का कहना हुआ। मीरा का डोली से उतरना हुआ, आसमान की ओर देखना हुआ, और कृष्ण जी को पुकारना हुआ, और बिगर मौसम गरजने होकर बारिश का आना हुआ। तब से भोजराज का हृदय पिघला, और सभी की नजरों में भोजराज भी एक पति की तरह आए, पर उन्होंने अपनी जीवान दी, उनके अनुसार पति नाम के एक सिंबल रहे, और मीरा को पूरी तरह फ्रीडम करते हुए पूरी तरह कृष्ण जी के हवाले कर दिया। उनके लिए अलग से मंदिर का अरेंजमेंट कराया, और पूजन सामग्री के राज परिवार द्वारा हमेशा के लिए आदेश दिया गया कि जो भी मीरा को पूजन सामग्री की आवश्यकता हो हमेशा के लिए उपलब्ध कराई जाए। मीरा पेड़ से भी निडर होकर कृष्ण भक्ति करने लगी, यहाँ तक कि उनके भजन इतने पॉपुलर हो गए कि आजू बाजू से बड़े बड़े मठाधीश साधु महात्मा सुनने के लिए आने लगे। उनकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि रोड पर निकलने वाला देखता इतनी मधुर आवाज में किसी कौन भजन गा रहा तो खींचा चला जाता था। कभी कभी भजनों के अंदर वो डांस करती थी कृष्ण जी के सामने, तो घूमड़ लेती थी। उस वक्त में कभी कभी ऐसा लगता था, लोगों को आश्चर्य प्रकट करते थे कि कभी कभी मीरा का मुखड़ा गायब हो जाता और कृष्ण का मुखड़ा उनके सामने, उनके मुखड़े की जगह लग जाता।
ऐसी भक्ति के चरम सीमा पर मीरा थी। तब अचानक उनके हस्बैंड का किसी नेचुरल बीमारी के खातिर जब डेथ हो जाता है तो उन्हीं का छोटा भाई विक्रमादित्य यानी कि मीरा का देवर जब राजगद्दी पे बैठता तो उनको ये चीज पसंद नहीं आती कि हमारी राज परिवार की बहू होकर, हमारी भाभी होकर हम लोगों के साथ भजन कीर्तन करना है, साधु से ऐसे कपड़े पहनना। मीरा को कहीं आप कहा कि आप राजकुल की बहू राजकुल के अनुसार रहिए, राजकुल की मर्यादा के अनुसार रहिए, हमारी इंसल्ट फील होती है, आप राजमहल में रह के अच्छे आभूषण पहने, अच्छे गहने पहनिए। पर मीरा ने कहा कि मेलों और धन दौलत को मैं कब का त्याग चुकी हूँ और दिल से आपके भैया को मैंने कभी पति नहीं माना है, तो मैं महलों में नहीं रहूंगा, कब की त्याग चुकी हूँ। बार बार समझाने पर मीरा महलों में रहने से इनकार करती रही और राजकुल के अनुसार रहने से इनकार करती रही। तो उनके देवर ने देखा कि सार्वजनिक रूप से एक राजा था, मार सकता था, पर सार्वजनिक रूप से लोगों का विरोध झेलना पड़ता है, तो इनडायरेक्ट में मारने के हिसाब से रोज राज परिवार द्वारा जब से उनके पति का आदेश था तो कोई भोग के लिए प्रसाद जाता या फूल माला जाती थी उस वक्त में, तो भोग के लिए खीर का प्रसाद गया, खीर चावल दूध वाला खीर। तो उसमें गुप्त आदमियों को इस तरह कर दी क्या है, इसमें जहर मिला दो ताकि मीरा भोग लगा के प्रसाद के रूप लेके मीरा मर जाएगी, हमारा कलंक मिट जाएगा। पर मीरा ने जिस खीर के कटोरे में जहर मिला तो मीरा को पता नहीं जहर मिला, पर मीरा ने बड़ी श्रद्धा से कृष्ण जी के सामने भोग के लिए हाथ आगे किया कटोरा लेके। तो कृष्ण जी की मूर्ति आप वंडर करेंगे, बताते हैं कि कृष्ण जी की मूर्ति पूरी ग्रीन हो जाती है, यानी कि सारा जहर कृष्ण जी अपने अंदर ले लेते हैं। मीरा जब उस जहर वाले प्याले को पीती तो मीरा मरती नहीं। इससे मीरा नहीं मरी तो उनके देवर ने देखा हो सकता है इसमें जहर में पुराना जहर हो, पावरलेस हो, मीरा नहीं मरी हो तो हम ओरिजिनल जहर भेजेंगे। तो चयनित करके सफेरों को बुलाया गया और बड़े बड़े जो जहरीले नाग होते थे उनका नागों को चयन किया, तो 5-7 नाग उसके अंदर एक बड़ा सा फूलों का टोकरा कृष्ण जी की सजावट के लिए भेजा, उसमें नाग को छोड़ दिया गया ताकि मीरा फूल लेने के लिए हाथ डालेगी और मीरा को डस लेंगे, मीरा मर जाएगी, इससे तो मरेगी। पर कहते हैं कि वो सारे नाग कृष्ण जी की कृपा से फूलों के हारों में चेंज हो जाते हैं। बार बार मीरा को मारने का प्रयास किया गया मगर कृष्ण जी की कृपा से वो विफल रहा। तो मीरा ने देखा जहाँ मुझे हर पल मारने की कोशिश की जा रही है वहां रह के क्या करना। तो बड़े दुख के साथ कृष्ण लला की मूर्ति को अपने साथ ले जाते हुए अपने पिहर गई, पिहर दिल नहीं लगा और मायके से डायरेक्ट गोकुल वृंदावन मथुरा वगैरह जाते हुए उनका लास्ट पड़ाव था गुजरात द्वारकाधीश, जहाँ बेट द्वारका बोलते समुद्र के बीच में बेट द्वारका है, जब वहाँ उनका पड़ाव था उस टाइम में या चित्तौड़ में भारी संकट आ गया, भारी अकाल पड़ गया, भारी महामारी होने लगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि मीरा को तिरस्कार किया तो मीरा के श्राप से ये हो रहा। तो कुछ लोगों के साथ अपना देवर ने माफीनामे के साथ में 3-4 दूतों को भेजा कि चलो मीरा को मना कर लेके आओ। तो मीरा जब बेट द्वारका में थी, मीरा को मनाने के लिए हिसाब से गया। मीरा ने कहा कि मैं आऊंगी तो मेरे प्रभु को पूछ के आऊंगी, मेरे कृष्ण को पूछ के आऊंगी। तो वो बाहर वेट कर रहे हो, कृष्ण जी को पूछने के गए तो कृष्ण जी की मूर्ति के सामने मीरा ने इतना विलाप किया, इतना रोई मीरा कि प्रभु आपकी भक्ति करते हुए मुझे इस दुनियादारी में हर पल मारने की कोशिश की जा रही है और स्वार्थ के लिए मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और स्वार्थ के लिए मुझे मारने की चाह रहे। तो इतना रोई मीरा, इतना रोई कि उसकी भक्ति की पुकार सुनकर कहते हैं कृष्ण जी की मूर्ति के 2 डिवाइड हो जाते हैं और मीरा का छोटा रूप होकर उसमें विलीन हो जाती है। जहाँ काफी वेट करने के बाद में बाहर से अंदर गए कि मीरा इतनी देर से आई नहीं, क्या बात है। अंदर देखा तो एक साड़ी का पल्लू नजर आया मूर्ति के बाहर में। तो इससे हुआ कि मीरा का डेथ कब हुआ इसका इतिहासों में बहुत कम प्रमाण है। जन्म 1498 और 1503 के मध्य में हुआ ये बताते हैं, बाकी मीरा ऐसे मूर्ति के अंदर समा गई थी। और ये मंदिर आप देख रहे हैं वो मीरा मंदिर है। ये मंदिर कुंभश्याम मंदिर या कुंभश्यामनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। रियल में ये मंदिर 8th सेंचुरी में बापा रावल द्वारा एक विष्णु मंदिर के रूप में बनाया गया था। इसका प्रूफ यह है कि विष्णु जी का, गरुड़ जी का मूर्ति अभी भी लगा हुआ है और सामने विष्णु जी की मूर्ति लगी हुई है। मगर 1303 में रानी पद्मिनी मिलने से इस फोर्ट को तोड़ा गया तो इस मंदिर का भाग भी टूट गया था और पुराना खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होता। तब रूलट पिट में आए 1433 में राणा कुंभा ने, तो राणा कुंभा ने इस मंदिर का रिनोवेशन किया और पुराना खंडित मूर्ति हटाकर नया मूर्ति लगाया। राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति, शाम का मूर्ति कुंभा जी लगाते थे। कुंभा जी से कुंभ निकला और शाम कुंभश्याम मंदिर के नाम से फेम हो जाता है, जो अभी भी कुंभश्यामनी या कुंभश्याम मंदिर के। ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के स्टाइल में इसका आउटसाइड का कार्विंग देखेंगे। इसके पहले मीरा मंदिर देखेंगे। और लॉन्ग हो गया, बहुत तो नहीं हो रहा। चलिए ये देखिए, ये सामने मीरा के गुरु रोहिदास जी की चरण पादुका है। मीरा ने जाति पाति में कोई भेद नहीं की और ये अपना गुरु किसको बनाया? रोहिदास जी जो एक जाति के सूझ में कर चमार थे। इतने सालों पहले जाति पाति को भीम बाणों से देखिए छुआछूत के तरीके से क्या राज परिवार के तो फिर ज्यादा छुआछूत करते थे, मगर मीरा ने इसकी परवाह नहीं की, अपना गुरु बनाया, इनसे भजन शिक्षा ली, शास्त्र शिक्षा ली। कहते हैं कि रोहिदास जी वही है जो अपने जो जूते बनाते वक्त उसमें पानी भरते उसमें गंगा प्रकट हो गई थी, इतना भक्तिमान थे
ये सामने एक मूर्ति बना हुआ, नजदीक आई भाई, ये सामने मूर्ति है। 5 तत्व से मिलकर एक शरीर बनता है, 5 बॉडी के साथ एक सिर जुड़ा हुआ है। और किसी भी बॉडी को अपने माइंड पे ले लीजिए और सिर को ले लीजिए, वो सिर उस पर अटैच नजर आता है। ये बड़ा कला करती है। आप शूज वगैरह इस मंदिर के बाहर उतारेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, मेरा मंदिर, फिर उधर करेंगे। जो जाना चाहो जा सकते हैं। हाँ, हाथी ऑटो बैठ मंदिर बहुत है, लेकिन तो हम लोग यहाँ मंदिर में घूम लिए हैं और ये अनूप दा है, अवधेश जी हैं। हाँ, तो हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। और सबसे अच्छी बात है, जो हमने गाइड किया है ना, वो इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा है और इतने अच्छे से बता रहा है और देखने में अब मन भी लग रहा है। उसको हम ही सिखाए हैं। तो यही है, तो हम लोग सब बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या यहाँ की गाथा है, क्या क्या इतिहास रहा है। और जब भी आए घूमने के लिए तो गाइड जरूर करें, तो गाइड करने से आपको मन भी लगेगा और सटीक जानकारी आप सभी को मिलेगी। शास्त्री जी हैं, काटना नहीं चाहिए। हाँ, शास्त्री जी चश्मा कहीं भी नहीं उतार रहे हैं, ये इनका एकदम प्रैक्टिकल मामला है। तो अनूप दा शास्त्री जी चश्मा कहीं नहीं उतार रहे हैं। इनका कहना है कि कल ही मोतियाबिंद का कारोबार हुआ है। और जो ठीक से नहीं बैठ पा रहा, समझिए कि उनको पाइल्स का प्रॉब्लम है। इधर देखिए रमेश जी का भी मुझे लग रहा रात को जब सोए थे तो भी चश्मा पहन के सोए थे। और सभी लोग मंदिर के अंदर गए हैं। ये अब हम लोग मंदिर के लिए अंदर, हाँ, तो यहाँ के दर्शन हमने कर लिए। अब हम लोग फिर अपनी गाड़ी में बैठ के हम लोग नेक्स्ट जो प्लेस है घूमने के लिए, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। बहुत भीड़ है यहाँ पे, सभी लोग विरासत को संजो कर रखें और गौरवान्वित अनुभव करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये है पद्मनी पैलेस। ये पद्मनी पैलेस है। ये पद्मनी पैलेस है। ये पद्मनाथ प्लेस है जिसके बारे में अभी हाँ बताएंगे हमारे गाइड महाशय अभी बताएंगे हमें। पद्मनी पैलेस में पधारे हुए हैं। और आपने तो सुने होगा, पद्मनी का जो मूवी बना उसमें काफी विवाद हुआ है इसमें। हाँ। और किसी ने कहा रानी को दिखाया, किसी ने कहा नहीं दिखाया। पर रियल चीज ये है कि रानी को दिखाया गया नहीं था। और जो राजा अपनी रानी अपने आप को मरना पसंद करती है अपनी जिद के खातिर, तो उसको वो दिखाया नहीं जा सकता था। मगर कुछ इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने कहा दिखाया। दुर्भाग्य से अपने जो देश में जो कांग्रेस सरकार रही, ये रही 1947 से लगाकर 77 तक शिक्षा मंत्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे, तो वो एक ही जो वो कास्ट वाले जो बिलोंग रखने वाले रहे, तो इतिहास को कुछ तोड़ा मरोड़ा, तो इसलिए तो कुछ भ्रांतियाँ इतिहास के अंदर ही आती है। और मैं नहीं कहता हूँ कि रानी को दिखाया गया, किसी को दिखाया गया नहीं था, पर एक चीज़ है कुछ इतिहासकार कहते हैं उसको बताना पड़ता है। हमें भी आपको जो सुनते हैं इसमें बाल विवाह को सामाजिक बुराई बताई गई और ये सारी चीज़ें बताई हुई है। इसे घेरा हुआ टापू है और वहाँ चारों तरफ पानी होना, इट मीन्स ठंडी हवा आना। और जब रानी पद्मिनी गलती से इस फोर्ट पे शादी करके आ गए, तो कहते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट गर्मी वाला उनको सूटेबल नहीं हुआ। जिन्होंने बचपन से लगाकर जवानी तक कभी गर्मी का एहसास नहीं किया, वो गर्मी वाले इलाके में आ गई, तो यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ। और पहले कूलर ऐसे लाइट का कार्यक्रम नहीं था, तो उस टाइम के अंदर पानी के बीच में एक महल का अरेंजमेंट किया गया, जो चारों तरफ पानी होना, इसमें ठंडी आना तय कुछ समय यहाँ रहेगी, तो यहाँ का वातावरण सूटेबल होने लगेगा।
बहुत से कहते हैं कि रानी पद्मिनी की खबर एक पैरेट के माध्यम से आई। रानी पद्मिनी का एक पाला हुआ पैरेट, अच्छे कंटे वाला तोता वाला, जनरल साइज से अच्छा साइज वाला तोता था, वो छत पर निलाते वक्त उड़ जाता है। जनरली उड़ा, वापस कितनी बार आ गया, पर एक दिन उड़ा जो वापस आया नहीं, क्योंकि एक शिकारी की जाल में फंस चुका था। और शिकारी जब तोते को आउट करता है तो तोता बोलता है कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। तोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिकारी देखता है कि अच्छा आदमी बस तेरे भाषा करने वाला तोता है, तो उनको एक पिंजरे के अंदर पाल लेते हैं। और वहां नजर पड़ती है राणा रतन सिंह के एक राज ब्राह्मण और राज पुरोहित की नजर पड़ती है, जो देखा है कि अच्छी धार्मिक बातें करने वाला तोता, तो उसको परचेज करके पिंजरे समेत लाके महल में रख देते हैं। एक दिन सुंदरता के टॉपिक के ऊपर राणा रतन सिंह कुछ चर्चाएं कर रहे थे, तो बीच में पैरेट बोलता है कि आप क्या सुंदरता की तारीफ करेंगे? सुंदर तो हमारी राजकुमारी रानी पद्मिनी, जो दिखने में इतनी खूबसूरत लेडीज है कि पानी वगैरह पिए, पान वगैरह खाए तो पारदर्शी गले से दिखे और सूर्यदेव के सामने से नाखून करे तो हीरे की तरह चमके। जब पैरेट के मुंह से राणा रतन सिंह ने इस बात को सुनाया तो उनको चैन नहीं आया कि तोता सही बात कह रहा नहीं कह रहा, तो उसको मोती लाने के बहाने वो श्रीलंका पहुंच गया। और श्रीलंका में एक मंदिर के अंदर जब रानी पद्मिनी पूजा के लिए आई तो वहाँ रानी पद्मिनी को देखा, फैमिली ग्रुप से परिचय हुआ और पैरेट वाली बात बताई तो सारा फैमिली ग्रुप बड़ा खुश हुआ, हैप्पी हुआ कि हमारा पैरेट वापस मिल गया। और परिचय के अंदर निकाला गया कि इधर भी राज फैमिली के मेंबर है, उधर भी राज फैमिली के मेंबर, सेम कक्ष के होने से एक स्वयं रास्ता, उसमें राणा रतन सिंह के साथ मैरिज करा देते हैं। फिर यहाँ की रियासतों में चर्चा का विषय रहा, तो उस वक्त में कहते हैं कि यहाँ का एक मंत्री था चेतन राठौर नाम का कोई मंत्री, राणा रतन सिंह का मंत्री, जो तांत्रिक क्रियाओं से लोगों को परेशान करता, तो सजा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर उसको आउट ऑफ कंट्री का, देश निकाले का पनिशमेंट दे दिया गया, जिससे वो नाराज हो गया और दिल्ली के दरबार अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया। और अलाउद्दीन खिलजी को जितना भी सेक्रेट पॉइंट था यहाँ के हवे के बारे में, यहाँ के आर्मी के बारे में, रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सारी जानकारी देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी देखा इसका बदला पूरा हो जाएगा, हमारा फोर्ट पे कब्जा पूरा हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का हमारे पास इतना ताकत है, क्यों ने चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की वाइफ रानी पद्मिनी को अपनी ताकत के बल से छीन के लेके आए। तो कहते हैं कि 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जब फोर्ट पे आता तो यहाँ के राजपूत लोग उनको हरा देते हैं, निराश होकर चला जाता है। मगर 6 मंथ आफ्टर वापस री तैयारी के साथ में सेना को बड़ा चढ़ा कर दोबारा आता है, पर दोबारा आने पर डायरेक्ट हमला नहीं करके यहाँ के जो नाराज होकर जो एक मंत्री गया चेतन राठौर ने, उन्होंने ये तरकीब बताई कि फोर्ट पे जाने का मैं जानता हूँ एक ही हवे है और इसी हवे का फायदा उठाया जा सकता है, ऊपर से लड़ेंगे तो आप किसी भी हालत में जीत भी पाएंगे। तो इसके ऐसा कीजिए कि मेन डोर को क्लोज कीजिए और यहाँ के किसानों को बंदी बना दीजिए, ताकि यहाँ का रोड मटेरियल जाना आना बंद हो जाएगा, ये सिलेंडर होकर फील्ड के अंदर आ जाएंगे। 6 मंथ तक लगातार घेरा डालने से यहाँ के स्टोरेज खत्म के करीब आए। तो राणा रतन सिंह जी संदेश भिजवाए कि आखिर आप चाहते हो क्या? उधर से संदेश आता है कि हम कोई लड़े के मूड में नहीं है, हम नहीं चाहते कि अनावश्यक रूप से कोई खुनाबा हो। एक चाल बड़ा संदेश आया, अनावश्यक रूप से कोई खून खराबा हो, हमें तो एक बार रानी पद्मिनी को दिखा दीजिए, हम लौट जाएंगे। किसी इतिहासकार ने कहा दिखाया, किसी ने कहा नहीं दिखाया, मगर जो इतिहासकार मानते हैं कि रानी को दिखाया, उनका ये था कि कुछ सैनिकों के फैमिली मेंबरों से विरोधाभास हुआ कि दिखाने के नाम से फाइट करेंगे तो हम सबको लौट जा सकता है। होती कोशिश युद्ध को टालने की प्रक्रिया की जाए, युद्ध को टालने के हिसाब से, जनहानि को टालने के हिसाब से बीच का निर्णय लिया गया कि अंडर को फिक्स किया गया, रानी को नहीं दिखाएंगे, किसी भी हाल में इसका अल्टरनेट देखेंगे, बाहर डिक्लेयर किया रानी को दिखाएंगे। पर रियल में रानी पद्मिनी को नहीं दिखाकर एक सुंदर दासी का चयनित किया गया, उसमें रानी का जैसा पोशाक पहनाकर और ऑर्नामेंट्स पहनाकर रानी जैसा बनाकर पानी वाले महल में मेन डोर से नीचे 3rd नंबर स्टेज पे बिठाकर दिखाया गया। दिखाने के बाद में लास्ट गेट पे लड़ाई खत्म समझकर अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के हिसाब से जा रहे थे, तो चालाकी से अलाउद्दीन खिलजी इतनी कंप्रोमाइज भावना दिखाई, हंसी मजाक करते, गले मिलते, हाथ मिलाते, हम आप मिलकर व्यापार करेंगे, आप यहाँ पैदा और हम बेचना, फिर कब आएंगे, थोड़ा तो हमें आगे छोड़ के आएंगे, थोड़ा हमें आगे छोड़ गए। इस चक्कर में इतना विश्वास में वो चले गए राणा रतन सिंह, बहुत आगे तक निकल चुके थे, यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी बहुत क्लोज एरिया में आ चुकी थी। अपनी आर्मी को सामने देखते अलाउद्दीन खिलजी ने पलटा मारते हुए राणा रतन सिंह को बंदी बनाया और ऊपर संदेश भिजवाया कि रानी पद्मिनी हमारे साथ चलेगी तो आपके पति को छोड़ा जाएगा। जब रानी पद्मिनी के पास ये सूचना पहुंची तो रानी पद्मिनी को बड़ा दुख होता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। रानी पद्मिनी ने कहा धोखे के बदले हम धोखे से लेंगे। रानी पद्मिनी ने कहा कि हम आएंगे, पर हमारी भी एक शर्त है कि मेरे साथ मेरी 700 काम करने वाली मेरी सर्वेंट जो मेरा काम का हर लेखा जो जानती है वो साथ चलेगी, 700 डोली का प्रबंध किया जाए। तो 700 डोली का प्रबंध हुआ। रियल में रानी पद्मिनी वाली डोली में रानी पद्मिनी को नहीं बिठा के रानी पद्मिनी के जो चचेरे भाई थे गोरा और बादल, तो गोरा नाम का उनका बदल था, कुछ प्रेस का मैचिंग था, कॉलर का लाइट था, तो उनको रानी के रूप में बनाकर रानी वाली डोली में बिठा दिया और एक दासी के रूप में, कोई दासी नहीं बेटी, एक आर्मी मैन बैठा अंदर और 2 उठाने वाले आर्मी मैन, 2 अंगरक्षक आर्मी मैन। शर्त ये थी सामने वाले के अंगरक्षकों के अलावा कोई हथियार लेके नहीं आएगा। तो 5 डोली 700 डोली 5 एक डोली के अंदर 3500 सेना 1400 तलवारों के साथ फील्ड में पहुंची। वहां पहुंचने पर यहाँ के हेड कमांडो ने देखा ऐसे कभी पता नहीं लग जाए इनको रानी पद्मिनी नकली बना रखी है, तो सेना को हटाने का विधि किया कि रानी पद्मिनी आ चुकी है और रानी पद्मिनी की अंतिम इच्छा है कि अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है और रानी पद्मिनी को हम डोली से बाहर निकालेंगे तो सुंदरता के चक्कर में, देखने के चक्कर में, आपकी हजारों की मात्रा में सेना देखने के चक्कर में मार देगी।
अपनी सेना को आदेश दिया जाए कि अपने टेंट साइड में चला जाए और टेंट साइड में भिजवा दिया गया। अंतिम बार पति से मिलने के बाद नकली पद्मिनी बना रखा, उस घोड़े को लेटेंट ड्रेस में घूंघट के आड़ में उतारे और रतन सिंह के कैंप में लगे और राणा रतन सिंह को छुड़ा लिया और फोर्ट पे बढ़ने का पोजीशन बनाया। उसी वक्त खिलजी को पता लग गया, उसी वक्त भयानक रूप से वॉर हो जाता है। यहाँ के बहादुर राजपूत काफी बहादुरी के साथ लड़े, मगर हथियार कम होने से और सेना कम होने से लड़ते लड़ते 99% सेना यहाँ की खलास हो चुकी थी। गोरा बादल यहाँ के मुख्य सैनिक मारे जा चुके थे, राणा पद्मिनी के हस्बैंड मारे जा चुके थे। तो ऊपर संदेश आता है कि हमारी हार हो चुकी है। तो पहला जोर हो रहा था और बिफोर कोई जानकारी नहीं थी, तो उस वक्त में घंटे 1.5 घंटे में दुश्मन का आने का प्रबल संभावना हो रहा था। तो उस वक्त में लालन पालन में फास्ट तरीके से जोर की व्यवस्था की गई। तो 16,000 लेडियों का जिंदा आग में जोर करने के लिए वन पैलेस पे लकड़ी का इकट्ठा करना असंभव हुआ। तो कुछ तो जोर हुआ, जोर पैलेस के अंदर, कुछ जंगलों के अंदर जहां लकड़ी का इकट्ठा हुआ, क्योंकि ज्यादा देर लग जाए, दुश्मन पूरा जाए तो जोर करने का मतलब नहीं रहता है। अलाउद्दीन खिलजी हंसता था, फोर्ट पे आता कि हमारी विजय हो गई, पर यहाँ आके देखा कि चारों तरफ आग के लपटे देखकर और रानी पद्मिनी जोर से लगी, इसको देखकर गुस्से में इतना आग बबूला होता है कि बच्चे हुए मासूम गरीब लोगों के साथ मारकाट करता है और यहाँ की हर चीज, हर पैलेस को तोड़ देता है। अपने बेटे खिलजी खां को फोर्स सुपुर्द करके चला जाता है। खिलजी खां ने कुछ समय के लिए खिलजराबाद नाम रखा, मगर जैसे इस बात की जानकारी मारना हमीर के पास पहुंची तो मारना हमीर बहुत बड़ी फौज के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारे वंशों का किला दुश्मनों का हाथ में आ गया। मारना हमीर यहाँ के वंशज थे, ननियाल में गोदी चले गए थे, रणथंभौर से अपनी फौज को आगे बढ़ाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को यहाँ से खदेड़कर इस फोर्ट को रिनोवेशन करके और 50 वर्ष तक मारना हमीर वंशों ने यहाँ राज रूलट-पिट में रहे और यहाँ के राजाओं ने कभी किसी की अधीनता से स्वीकार नहीं किया और नहीं किसी के सामने झुके। कहते हैं कि 8 10 संधि प्रस्ताव राणा प्रताप के पास पे गए। राणा प्रताप ने एक संधि विश्वास पे विश्वास नहीं किया कि हम स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रहेंगे, किसी गुलामी सहन नहीं करेंगे। कहते हैं कि जंगल में रहते हुए कभी आदमखोर शेर सामने से मुकाबला कर देते थे, तो कहते हैं कि उस वक्त में हाथों से शेरों को मार सकते थे। राणा प्रताप इतने बलशाली थे। जब राणा प्रताप का अंतिम चारा जो अकबर ने ये कहा है कि हमारा बेलोन खां को निदे दिए गए, किसी भी हार में मेरे को राणा प्रताप का सिर चाहिए, पर उस वक्त में राणा प्रताप से इतना तीव्र गति से लड़े हुआ कि राणा प्रताप ने सलंग उनके 2 पार्ट कर दिए और घोड़े समेत काट दिया, जमीन पे नोक लग गई। कितना इमेजिंग पावर होगा यहाँ के। और यहाँ इतना सत्य पे चलने वाले राजे थे, इतने यहाँ लड़ाइयाँ हुई, इतने बलिदान हुए कि कभी लोग कहते हैं कि इस माटी से तिलक करो, ये माटी नहीं चंदन है। चलिए आगे देखते हुए चलते हैं। तो गाइस ये मीटिंग हॉल था। पद्मा रानी यहाँ पे 4 मंथ स्टे करती थी सीजन को देखते हुए। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। अब दीजिए लीजिए तो अभी जो गाइड के द्वारा जो आप सभी लोग जान पा रहे हैं कि पद्मा रानी की क्या भूमिका थी। यहाँ पे 4 मंथ वो स्टे करती थी सीजन में। तो यहाँ पे ये पद्मा रानी पैलेस के नाम से ये वाला जाना जाता है और गाइड हमारे सामने चल रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो भूमिका जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं इस पैलेस में, यहाँ इस पैलेस में क्या होता था और क्या घटनाएं घटती थी और पद्मा रानी की क्या प्रतिक्रिया रहती थी, हर चीज़। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं सबसे बोलूँगा कि वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बोलिए। देखिए अपन पद्म पैलेस में खड़े हैं और ये जो पानी के बीच में जो एक पैलेस का अरेंजमेंट किया गया, ये ओनली फॉर समर पैलेस कह सकते हैं। और रानी पद्मिनी गर्मी के 4 मंथ इस महल में रहती थी और जिस एरिया में अपन खड़े हैं ये ओनली इनका जो सुरक्षा के हिसाब से, इनका मेंटेनेंस के हिसाब से इधर का एरिया था। और ये जो डोर दिख रहे हैं सामने, वो डोर दिख रहा है, उसमें रानी पद्मिनी को नहीं दिखाकर एक जो दासी को रानी के रूप में दिखाया है। तो नीचे जो 5-7 सीढ़ी जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, नीचे 3rd नंबर स्टेज पे बिठाया गया और उल्टा और धुंधली स्थिति में एक दासी को दिखाया गया, ऐसा बताते कुछ। रानी कहाँ थी? रानी यहाँ थी, किस रूम से दिखाया अपन वहीं चलेंगे। को बुला गया, यहाँ से खड़ा होकर इधर पूछ करेगा, इधर ध्यान दिया, सब कर दिया
तो गाइस ये वो वाला सीन है जहाँ पे वो सामने मेरे पीछे वो वाला देख पा रहे हैं, वहाँ पे पद्मा रानी वहाँ पे थी। और उसके बाद में ये वाला ऊपर में जहाँ पे खड़े हुए यहाँ पे पीछे में यहाँ पे एक आईना था और यहाँ पे खीर जी यहाँ पे बैठे हुए थे। और जब वहाँ पे पद्मा रानी का वहाँ जब फेस दिखाई दिया तो वहाँ पे आईने में जब देखा खीर जी ने, उसी के तरीके से यहाँ पे दिखाई दिया था। तो और भी दिखाता हूँ और भी क्या हुआ था उस समय। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और जब भी आप आए घूमने के लिए तो विजिट करने के लिए तो गाइड को अवश्य ले। तो गाइड के रहने से जो है ना आपको एक तो मन भी लगता है देखने में, जानने में, और वो लोग कुछ अच्छी जानकारी आप सभी को दे पाते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पीछे देखिए, जो हमारे साथ जो हमारे जो फ्रेंड लोग हैं वो लोग घोड़े पे बैठ के फोटो शूट करा रहे हैं। कुछ फोटो ऐसी आएंगे जंपिंग में। और ये देखिए हमारे रमेश जी हैं, बैठ गए हैं। तो देखते हैं और क्या क्या होता है यहाँ पे। तो अभी सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, सभी फोटो शूट करवा रहे थे। अभी सिस्टम क्या है यहाँ पे कि अगर घोड़ा पे अगर आप बैठते हैं और घोड़े बैठ के अगर एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं तो 20 रुपये पर फोटो होती है। तो और यहाँ पे कहीं पे सब जगह में अलग अलग रेट है, कहीं 10 रुपये फ़ोटो है, कहीं 20 रुपये फ़ोटो है। तो सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर आपके मोबाइल में अगर 4-5 फ़ोटो अगर क्लिक हो गई हैं तो वो उस हिसाब से रुपये स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी आए वो सोच समझ के देख के प्राइस को तय करें, उसके बाद ही फ़ोटो शूट कराएं, क्योंकि ग्रुप होता है इन लोग का और उस हिसाब से वो आपसे चेस करने लगेंगे। कहीं कहीं पे बहुत जगह में रेट 10 रुपये करके पीस है, कहीं पे 20 रुपये है। और ड्रेस जो फ़ोटो खिंचवा रहे थे वहाँ पे जो ड्रेसेस पहने हैं वो 50 रुपये ड्रेस के लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ की जो जानकारी है मैं आप सभी को सही तरीके से दे पा रहा हूँ। ये है पद्मा रानी हस्तकला केंद्र। ये पुराने आर्ट जो हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आइए चलते हैं अंदर। अच्छा, और 1 मिनट सर यहाँ बैठिए खाली आपको। तो अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ घूम लिए और घूमने के बाद जो जो हमने विजिट किया वो मैंने सभी आप सभी को दिखाया है। उसके बाद में घूमने के बाद हम लोग फिर से स्टेशन आ गए हैं। हम लोग अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते घूमते हुए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी से मैं बोलूँगा कि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।